Resins and polymers, you all know, these are also known as binders or film farmers. इनको फिल्म फार्मर भी कहते हैं या इनको बाइंडर्स कहते हैं. बाइंडर्स जैसा कि इसका शब्द इंडिकेट कर रहा है, which bind the pigment among themselves and which also bind the coating with the surface. ठीक है, जो भी पिगमेंट वगैरह हम लोग डालते हैं उस पिगमेंट को आपस में ये बाइंड, बिकॉज पिगमेंट्स आर एक्सटेंडर्स, दे आर द पाउडरी मटेरियल, पाउडर के रूप में होते हैं, उनको आपस में बाइंड करना बहुत जरूरी होता है और इस पिगमेंट की लेयर को सरफेस के साथ बाइंड करना भी जरूरी होता है, इसलिए इसको बाइंडर्स के भी नाम से जाना जाता है. एंड दे आल्सो नोन एज फिल्म फार्मर. यही होते हैं जो पेंट की जो फिल्म आपकी होती है या कोटिंग होती है उसको ये बनाते हैं. बाकी के इसमें अगर आप देखें तो कोई भी मटेरियल, जैसे पिगमेंट ले लीजिए या सॉल्वेंट ले लीजिए, सॉल्वेंट आपको पता है सॉल्वेंट तो सरफेस से उड़ जाता है लगाने के बाद से, तो ये तो आपका पेंट का कोई पार्ट रहता ही नहीं है. और एडिटिव्स जैसा कि आप जानते हैं, द क्वांटिटी ऑफ एडिटिव्स वेरी लो, दिस इज यूज ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, उसके लिए केवल इसको डाला जाता है. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये बेसिक जो फिल्म बनाने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें रेजिन्स और पॉलीमर से ही मिलती है. ठीक है, या जिसको कि हम लोग बाइंडर और फिल्म फार्मर भी कहते हैं. पेंट के ये 4 मुख्य तत्व होते हैं जिसमें कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं, जो मेजर प्रॉपर्टी पेंट की होती हैं या वार्निश की होती हैं, ये बाइंडर और फिल्म फार्मर पर ही डिपेंड करती हैं. ठीक है, अब देखते हैं बाइंडर और फिल्म फार्मर, इसमें आयल्स होते हैं, रेजिन्स होती हैं, पॉलीमर्स होते हैं. ठीक है, आयल्स के बारे में हम लोग पिछले उसमें चर्चा किए थे कि आयल्स क्या क्या होते हैं. आमतौर पर वेजिटेबल आयल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि अनसेचुरेशन होता है, उस अनसेचुरेशन पर रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से वो सूख करके एक फिल्म बनाते हैं. रेजिन्स में हमारे पास 2 तरीके की रेजिन्स हो जाती हैं, नेचुरल रेजिन्स होती हैं, सिंथेटिक रेजिन्स होती हैं. ठीक है, पॉलीमर्स भी हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स हैं और सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं. नेचुरल रेजिन्स एंड पॉलीमर्स ये असल में ये टेलर मेड नहीं हो सकते हैं. जैसे सपोज करिए कि यूवी रेडिएशन क्यूरेबल आपको एक रेजिन बनानी है, तो इस रेजिन को आप कैसे बनाएंगे, इस पेंट को आप कैसे बनाएंगे जो कि यूवी के रेडिएशन से सूख जाए. तो वो नेचुरल जो रेजिन्स होती हैं वो हमें ये प्रॉपर्टी नहीं दे सकती हैं, और जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं वो भी हमें ये प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं. इसलिए हम लोग सिंथेटिक रेजिन या सिंथेटिक पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो इसलिए अच्छा, धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ आमतौर पर जो रेजिन्स या पॉलीमर जो नेचुरल होते हैं ये हमें या तो पेड़ों से मिलते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं या मिनरल्स प्रोडक्ट होते हैं. अच्छा, ये जो है रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं होते हैं, इससे हमारा एनवायरनमेंट भी प्रभावित होता है. इसलिए हम नेचुरल प्रोडक्ट के ऊपर अब कम डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी, परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल रीजन होते हैं, जिसकी वजह से हम नेचुरल रेजिन्स या पॉलीमर्स का इस्तेमाल कम से कम करते हैं. जहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है वहीं करते हैं. अदरवाइज हमारे पास सिंथेटिक रेजिन और सिंथेटिक पॉलीमर्स इतने विस्तृत क्वांटिटी में है जिसको कि हम लोग इस्तेमाल करके अपने हिसाब से प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं. रेजिन्स एंड पॉलीमर्स अगर आप इसे देखें तो ये हमारे पास, जैसा हमने बताया, मेनी नेचुरल एंड सिंथेटिक रेजिन्स आर पॉलीमर्स. बहुत सारे नेचुरल जो रेजिन्स हैं या सिंथेटिक रेजिन्स हैं वो पॉलीमर. फॉर एग्जांपल जैसे रबर लेटेक्स, रबर के प्लांट से आपको एक लेटेक्स मिलता है जिससे कि हम लोग नेचुरल रबर निकालते हैं. तो वो नेचुरल रबर आप देखेंगे तो जिसको कि हम लोग लेटेक्स भी कहते हैं. लेटेक्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाइट इमल्सन के रूप में रहते हैं. इसमें रबर के जो मॉलिक्यूल आइसोप्रीन यूनिट होती है वो पॉली आइसोप्रीन यूनिट के रूप में वाटर में डिस्पर्स रहती हैं, तो इसलिए हम इसको लेटेक्स कहते हैं. ये एक पॉलीमर ही होता है जिसमें आइसोप्रीन यूनिट रिपीटिंग यूनिट हो जाती है. तो रबर रेजिन हो गया. इसी प्रकार एक्रिलिक रेजिन आप देखें तो एक्रिलिक रेजिन इज अ सिंथेटिक रेजिन जो कि एक पॉलीमर है. इसमें एक्रिलिक मिथाइल मिथाक्रिलेट या मिथाइल इथाइल एक्रिलेट इस तरीके के जो मोनोमर होते हैं ये रिपीटिंग यूनिट होती है. तो इस तरीके से इसे रेजिन भी कहते हैं और ये पॉलीमर भी कहलाते हैं. तो मेनी नेचुरल एंड सिंथेटिक रेजिन्स आर पॉलीमर्स. इसी प्रकार मेनी नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स आर आल्सो नोन एज रेजिन. हम ये भी कहते हैं कि बहुत सारे जो नेचुरल पॉलीमर हैं और सिंथेटिक पॉलीमर हैं इनको हम रेजिन्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल पॉलीमर, जैसे कि हमने ऊपर रबर रेजिन कह दिया. रबर रेजिन में क्या है कि ये एक पॉलीमर है
तो इसलिए हम इसको नेचुरल रबर रेजिन भी कहते हैं। तो ये रेजिन भी हो गया। और सिंथेटिक पॉलीमर्स तो बहुत सारे, जैसे एक्रिलिक हो गया आपका, ठीक है, तो या सिलिकॉन हो गया, ये पॉलीमर हैं, इनको हम लोग रेजिन भी कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, तो क्या सारे के सारे पॉलीमर्स हमारे रेजिन्स कहलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। रेजिन्स के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं जिसको कि रेजिनस प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं। ये आगे चल के हम बता देते हैं। जिसमें भी रेजिनस प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो पॉलीमर हो या दूसरा मटेरियल हो, नॉन पॉलीमर हो, जिसमें भी रेजिनस प्रॉपर्टी होगी उनको हम लोग रेजिन के रूप में लेते हैं। नाइदर ऑल द पॉलीमर्स आर रेजिन्स नॉर ऑल द रेजिन्स आर पॉलीमर, ये दोनों ही नहीं होते हैं। जिसमें पॉलीमरिक गुण होते हैं उसके अंतर्गत जो रेजिन्स आती हैं उनको हम लोग पॉलीमर कहते हैं, और जिसमें रेजिनस प्रॉपर्टी होती है उस पॉलीमर को हम लोग रेजिन कहते हैं। रेजिनस प्रॉपर्टी क्या है ये आगे चल करके हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस आज करते हैं पॉलीमर्स के बारे में। तो पॉलीमर्स में देखिए, पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स में रिपीटिंग यूनिट होती है मोनोमर्स, ठीक, ये रिपीटिंग आपकी यूनिट होती है मोनोमर्स। पॉलीमर्स को अगर आप देखें तो पॉलीमर्स में दो वर्ड होते हैं, एक पॉली होता है और एक होता है मर्स। तो अगर ग्रीक उसमें देखेंगे तो ग्रीक में पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और मर्स का मतलब होता है यूनिट। तो इस प्रकार मेनी यूनिट ये आपके पॉलीमर्स कहला देते हैं, ठीक, जिसमें मोनोमर्स है एक रिपीटिंग यूनिट के रूप में। तो जैसे आप कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में जो विनाइल क्लोराइड है दैट बिकम्स अ मोनोमर, दैट बिकम्स अ रिपीटिंग यूनिट, और इसके 1000 यूनिट है या 2000 यूनिट है, ये आपस में ज्वाइन होकर के पॉलीविनाइल क्लोराइड आपके बना देते हैं। इसलिए इनको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। और ओलिगोमर्स क्या होते हैं? ओलिगोमर्स में अगर इसमें भी देखिए दो वर्ड है, ओलिगो, ओलिगो का मतलब हो जाता है फ्यू, इसका मतलब होता है अ फ्यू, और मर्स का मतलब यूनिट। तो जिसमें थोड़ी सी यूनिट होती है, फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड यूनिट केवल आपस में कंबाइंड होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसमें बहुत हैवी मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, ये लाखों की क्वांटिटी में चले जाते हैं पॉलीमर के अंतर्गत। और इसके अंतर क्या होते हैं, ये सैकड़े में होते हैं, सैकड़े से हजार में चले जाते हैं, 2, 4, 5,000, 10,000 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं जाते हैं। और पॉलीमर जो होते हैं उनको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये तीन वर्ड आपके पॉलीमर्स में आपके क्रॉस आएंगे, मोनोमर्स, ओलिगोमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछता चला जाएगा ना, ठीक है। पॉलीमर में अगर आप देखें तो जो नेचुरल पॉलीमर्स हमारे पास हैं, नेचुरल पॉलीमर के अंतर्गत जैसे आपके कॉटन हो जाते हैं, लेदर है, सेलुलोज है, रबर है, सिल्क है, स्टार्च है, जैसे जो स्टार्च वगैरह आप लोग स्टार्च वगैरह जो निकालते हैं, ये सब आपके नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं सिंथेटिक रेजिन्स के साथ, क्योंकि सिंथेटिक रेजिन्स जो होते हैं ये टेलर मेड हो जाते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपको एक एंटी फॉलिंग पेंट बनाना है। अब एंटी फॉलिंग पेंट के अंतर्गत क्या होता है कि ये पेंट धीरे धीरे लीच आउट होना चाहिए। एंटी फॉलिंग पेंट जैसे एक शिप के बॉटम के ऊपर लगाया जाता है। अब शिप के बॉटम के ऊपर काई न जमे या फॉलिंग ना हो, फंगस न लगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग उस पर पेंट लगाएंगे, जिसमें पेंट में जो कोटिंग होती है उसके अंदर थोड़ी सी लीचिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वो लीचिंग प्रॉपर्टी आपकी हो सकता है नेचुरल पॉलीमर से आपको ना मिले या नेचुरल रेजिन से ना मिले। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग सिंथेटिक रेजिन इस तरीके से डिजाइन करते हैं जिसके अंदर की थोड़ी लीचिंग प्रॉपर्टी हो। इसी प्रकार ऐसी कोटिंग जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सूख जाए, तो ये हमें नेचुरल रेजिन या नेचुरल पॉलीमर में नहीं प्राप्त होता है, इसके लिए हम सिंथेटिक रेजिन डिजाइन करते हैं। तो इसलिए हम सिंथेटिक रेजिन और सिंथेटिक पॉलीमर आज के दिन ज़्यादा यूज में आने लगे हैं कंपेयर टू योर नेचुरल प्रोडक्ट्स। सिंथेटिक रेजिन्स में अगर आप इसमें पॉलीमर सिंथेटिक रेजिन के रूप में देखें, सिंथेटिक रेजिन की एक लिमिट होती है। जैसे सिंथेटिक पॉलीमर्स में मॉलिक्यूलर वेट की कोई लिमिट नहीं है, इसमें किसी भी लेवल तक ये जा सकता है। दिस कैन स्टार्ट फ्रॉम 1000 एंड कैन गो टू 2 lakhs और मोर देन 2 lakhs मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। जैसे आप नाइट्रोसेलुलोज यूज करते हैं, सेलुलोज से आपको प्राप्त होता है,
रबर रेजिन यूज करते हैं, तो इसमें लाखों की क्वांटिटी में मॉलिक्यूलर वेट चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इस सिंथेटिक पॉलीमर को सिंथेटिक रेजिन के साथ कंपेयर करें, तो सिंथेटिक रेजिन आपके बहुत बड़े मॉलिक्यूलर वेट, बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट के मटेरियल नहीं होते हैं। ये आपके 2-4, 10,000, 15,000 इस लिमिट तक जा सकते हैं, बहुत हाई लिमिट तक नहीं जा सकते हैं सिंथेटिक रेजिन। वो बात अलग की है कि आप एक्रिलिक रेजिन को, एक्रिलिक पॉलीमर को आप एक्रिलिक रेजिन बुलाएं, तो एक्रिलिक रेजिन उस केस में आपका मॉलिक्यूलर वेट इसका 1,00,000-1,50,000 तक चला जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, जो भी रेजिनस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है जो पॉलीमर, उसको आप सिंथेटिक रेजिन भी कह सकते हैं या पॉलीमर्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर्स में अगर आप देखें तो इसमें आपके लो मॉलिक्यूलर वेट ओलिगोमर हो गए, जिसमें फ्यू हंड्रेड तो होते हैं। ओलिगोमर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओलिगोमर का इस्तेमाल करने में हमें ये सुविधा रहती है, सपोज करिए कि 50 यूनिट का कोई आपका ओलिगोमर है, इसको आपने कोटिंग में इस्तेमाल किया। हो सकता है कि ये आपका फिल्म न बनाए, लेकिन ये क्या करेगा, जैसे रेडिएशन क्योरेबल कोटिंग है, तो रेडिएशन के द्वारा ये 50 यूनिट आपस में रिएक्ट करके हो सकता है 1000 यूनिट तक बना दे, और वो 1000 यूनिट आपकी एक ड्राइंग प्रॉपर्टी आपको दे दे। तो इसलिए ओलिगोमर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और मोनोमर का भी इस्तेमाल करते हैं, और पॉलीमर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सभी चीज़ें इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने यहाँ पेंट में। ठीक है। अब इसमें एक प्रोसेस आता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स को बनाते कैसे हैं, तो एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द मोनोमर, द स्मॉल यूनिट्स, दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ बिग यूनिट, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन में आपके दो तरीके के आमतौर पर होते हैं, वैसे देखिएगा तो एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है हेट्रोपॉलीमर, या इसको आप कोपॉलीमर भी कह सकते हैं। हमारे ख्याल से शब्दों से आप समझ सकते हैं होमोपॉलीमर, जिसमें कि रिपीटिंग यूनिट आपकी सेम हो, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें आपकी जो विनाइल क्लोराइड यूनिट है, अर्थात CH2 CHCl, ये जो है, ये यूनिट आपकी जब एन यूनिट, जब ये विनाइल क्लोराइड ये मोनोमर हो गया, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इस प्रकार से आपकी एक CH, तो ये आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें देखिए विनाइल ही ग्रुप है, केवल ये होमोपॉलीमर हो गया। और हेट्रोपॉलीमर में क्या हो जाता है, इसी में जो जैसे कि आप पॉलीविनाइल एसीटेट और पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल अल्कोहल, इनको आप आपस में जोड़ दें, तो जब दो तरीके के डिफरेंट मोनोमर होते हैं, बट वो मोनोमर आपस में सक्षम होना चाहिए कि वो होमोपॉलीमर भी बना दें, तभी वो कोपॉलीमर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। जैसे पॉलीविनाइल एसीटेट और पॉलीविनाइल अल्कोहल, तो पॉलीविनाइल एसीटेट भी होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल भी होता है, और विनाइल एसीटेट और विनाइल अल्कोहल को भी आप जोड़ सकते हैं। तो इनके जोड़ने के बाद से आपको एक कोपॉलीमर मिल जाता है। तो कोपॉलीमर के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो डिफरेंट मोनोमर की होती है, और वो मोनोमर आपस में होमोपॉलीमर बनाने के लिए भी सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार ये दो आपके क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। अब इसके अंतर भी अगर आप देखिएगा तो ये इसके अंतर्गत आपके ये ब्लॉक के रूप में हो सकते हैं जो कोपॉलीमराइजेशन होता है, या आपके ये रैंडम हो सकते हैं जो अरेंजमेंट होता है, या ये आपके ग्राफ्ट हो सकते हैं, या ये आपके अल्टरनेटिंग इसके अंदर अरेंजमेंट हो सकता है। ब्लॉक के अंदर आपका क्या हो जाता है, जैसे कि X और Y, ये सपोज कि दो मोनोमर हैं, तो ब्लॉक में क्या होगा, ये X का एक ब्लॉक बन गया, चाहे 4 यूनिट हो, 40 यूनिट हो, जितना भी हो, ये फिर Y का ब्लॉक आ जाएगा। इस प्रकार इसके अंतर्गत अरेंजमेंट होता है। तो ये ब्लॉक पॉलीमर हो गया। रैंडम में क्या हो जाएगा, इस तरीके से X आया, फिर Y आ गया, उसके बाद फिर X आ गया, उसके बाद फिर Y आ गया, इस प्रकार फिर X आ गया। इस प्रकार रैंडमली होता है। 2X हो सकते हैं, 3X हो सकता है, बीच में Y हो सकता है। और ग्राफ्ट के अंतर्गत क्या होता है, ग्राफ्ट के अंतर्गत ये
एक्स एक्स ऐसे चला और इसमें इसके ऊपर फिर आपका वाई यहाँ जुड़ गया। तो इस प्रकार इसमें ब्रांचिंग हो जाती है ग्राफ्ट में। तो ये ग्राफ्ट हो गया। अल्टरनेट में आपका हो जाता है एक्स वाई फिर एक्स फिर वाई, इस तरीके से आपका ये चलता रहता है। तो ये पॉलीमराइजेशन आपके इतने तरीके से प्रोडक्ट आपके दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड फंक्शनलिटी। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड फंक्शनलिटी। अब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जैसे क्या होता है, ये हम पिछले उसमें जैसे दिखलाए थे आपको। सपोज करिए कि ये आपकी एक जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड यूनिट है। ठीक है, ये N है। अब ये आपका रिपीट हुआ। यहाँ पर N-2, क्योंकि एक एक यूनिट टर्मिनेशन यूनिट यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो 2 यूनिट ये हो गई। तो टोटल N आपने मॉलिक्यूल लिया और ये N-2 तो ये एक मोनोमर के रूप में आ गए। और लास्ट में जो ये जुड़ा हुआ है ये और ये भी 2 यूनिट है। तो इस प्रकार टोटल N हो गया। तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपकी हो जाएगी N। ठीक है, जब सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो हाउ मेनी रिपीटिंग यूनिट, हाउ मेनी मोनोमर्स हैव ज्वाइंड टुगेदर, तो नंबर ऑफ मोनोमर्स इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आगे चल करके आपके काम आ जाएगी। और उसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी जैसे क्या होता है, रिएक्शन पॉइंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH3OH, ये मिथेनॉल आपने लिया, दूसरा आपने ले लिया सपोज करिए एस्टिक एसिड। तो इसमें OH और एस्टिक एसिड ये दोनों ही रिएक्शन पॉइंट हैं। ये रिएक्टिव पॉइंट है जिस पर कि ये रिएक्शन करेंगे। तो ये इनकी फंक्शनलिटी होगी। यहाँ पे चूंकि एक है तो इसकी फंक्शनलिटी आपकी एक हो गई। अब आपके ऐसे भी हो सकते हैं, सपोज करिए ये है। तो इस प्रकार ROH OH, इसमें 2 आपके फंक्शनलिटी है, फंक्शनल है, तो इसलिए इसकी फंक्शनलिटी 2 हो गई। इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है जिसमें 3 हो आपके, जैसे ग्लिसरीन, तो यहाँ फंक्शनलिटी 3 हो गई। और ये जो अनसैचुरेशन होता है किसी मॉलिक्यूल के अंतर्गत, इसकी फंक्शनलिटी 2 होती है, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने रिएक्टिव पॉइंट होती है, अच्छा सपोज करिए कि ये 3 आपने लिया, यहाँ पर 3 में एक ऐसा है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके से ब्लॉक हो गया या किसी वजह से ये सील कर दिया गया है। तो उस केस में इसकी जो फंक्शनलिटी होगी 2 ही कहलाएगी। लेकिन जब आप इसे देखेंगे इस मॉलिक्यूल को, तो देख के आप यही कहेंगे कि इसकी फंक्शनलिटी 3 है। लेकिन जब इसके रिएक्शन में हो सकता है केवल 2 पार्टिसिपेट कर रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग आयल को देखें, तो जब आयल का पॉलीमराइजेशन हो रहा था तो आयल के पॉलीमराइजेशन में आपके पेरोक्साइड बन रहे थे। तो अगर एक पॉइंट पर केवल पेरोक्साइड बन रहा है तो ये अनसैचुरेशन होते हुए भी उसकी फंक्शनलिटी केवल 1 हुई, वहां पर उसकी फंक्शनलिटी को 1 काउंट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप ऊपर देखिए तो ऊपर में इसके 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर कि जुड़ती चली जाती है चेन, इधर भी बढ़ती है इधर भी बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर इसकी फंक्शनलिटी 2 हो गई। तो इस प्रकार हम लोग फंक्शनलिटी को डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टिव पॉइंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज द फंक्शनलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो ये फंक्शनलिटी हम लोग कहते हैं। इसका देखिए यूज ये हो जाता है, हम लोग पॉलीमराइजेशन में ये देखते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल की फंक्शनलिटी 1 है और वो किसी अन्य मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है जिसकी फंक्शनलिटी 1 है, जैसे कि ये सपोज करिए कि ये एक मॉलिक्यूल है फंक्शनलिटी 1 वाला और ये एक मॉलिक्यूल है, ये आपस में अगर रिएक्शन करेंगे तो ये मात्र एक बड़ा मॉलिक्यूल बना करके ये छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें कोई बहुत फर्दर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, केवल एक मॉलिक्यूल बनेगा और उसके बाद से ये रिएक्शन रुक जाएगा। इसी प्रकार 1:2 को अगर आप ले लें, अर्थात जिसके अंतर्गत सपोज करिए ये है
ये रिएक्शन कर रहा है किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जिसमें दो फंक्शनलिटी हो, तो इसकी स्टेट क्या बनेगी आपकी? ये क्या करेगा, ये एक थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल बन करके इसके ये यहाँ पर एक मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्शन करेगा और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्शन करेगा, और इस तरीके से आपका एक बड़ा मॉलिक्यूल बनकर ये फिर रिएक्शन रुक जाएगा, मतलब द रिएक्शन विल नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसी प्रकार तीसरा हो केस ये हो सकता है जिसमें कि फंक्शनलिटी, सपोज करिए ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन के साथ एक आप फैटी एसिड को जोड़ रहे हैं, तो फैटी एसिड आपको ध्यान होगा कि फैटी एसिड आयल बनाने में ग्लिसरीन के साथ 3 फैटी एसिड जोड़ दिया, आयल बन गया, बस वो आयल जो है फर्दर आपका रिएक्शन करेगा तो एक कंडीशन पर ही करेगा, अदरवाइज नॉर्मल तौर पर वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये भी जो है एक मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल बना करके रिएक्शन रुक जाता है। लेकिन जहां पर बड़े मॉलिक्यूल बनना चालू होंगे वो चालू होंगे आपके 2:2 या 2:3। अगर 2:2 वाले रिएक्शन को आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपका एक लीनियर चेन देगा। यहां पर ये रिएक्शन किया आपका, ये रिएक्शन करने के बाद से यहां पर भी फिर दूसरा मॉलिक्यूल जिसका आ गया, ये HOROH, इस प्रकार ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। लेकिन इसका ये वाला पॉइंट अभी खाली है, फंक्शनल ग्रुप, इसका ये वाला फंक्शनल ग्रुप खाली है, तो इस तरीके से इसके ऊपर फिर जो है ये एसिड वाला पोर्शन रिएक्शन करेगा। तो दिस वे द चेन विल कंटिन्यू एंड फॉर्म अ लीनियर चेन। इसमें ध्यान दीजिएगा, केवल लीनियर ही चेन बनेगी इसके अंतर्गत। जब 2:2 दो फंक्शनलिटी के दो मॉलिक्यूल लेंगे तो हमें एक लीनियर चेन प्राप्त होगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करते हैं, 2:3 एक मॉलिक्यूल ले लें जिसके 2 फंक्शनलिटी हो और दूसरा मॉलिक्यूल ले लें जिसके 3 फंक्शनलिटी हो। सपोज करिए ग्लिसरीन के साथ आप इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि इसमें आपकी ब्रांच भी बनेगी और क्रॉस लिंकेजेज भी बनेंगी। इस तरीके से आपके क्रॉस लिंकेजेज भी बनते चले जाएंगे। तो इस प्रकार एक 3 डायमेंशनल एक क्रॉस लिंकेज स्ट्रक्चर आपको बनेगा। और ये रेजिन जिसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, दे आर नॉर्मली वेरी हार्ड रेजिन एंड दे आर नॉर्मली थर्मोसेटिंग रेजिन। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 2:2 दिस नॉर्मली गिव्स यू अ थर्मोप्लास्टिक रेजिन। थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल वो होते हैं, फ्यूजेबल होते हैं और सॉल्युबल होते हैं। दीज आर फ्यूजेबल एंड सॉल्युबल। ये सॉल्युबल होते हैं, फ्यूजेबल होते हैं, और थर्मोसेटिंग मटेरियल जो होते हैं इनफ्यूजेबल होते हैं और इनसॉल्युबल भी होते हैं। आमतौर पर इनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी टफ होती है। थर्मोप्लास्टिक की सॉल्युबिलिटी आसानी से हो जाती है। थर्मोप्लास्टिक जितनी बार गर्म करेंगे मेल्ट करेगा, कोई जिस शेप में आप रखना चाहें शेप लेगा, ठंडा करेंगे वापस ठंडा होकर उसी प्रॉपर्टी के साथ आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, their physical property will may change, the physical shape may change, but they will never change their chemical property. लेकिन इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग, इफ यू हीट इट, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है और ये एक इनफ्यूजिबल मास के रूप में आपको ये मिलता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आपका थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग मटेरियल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है पॉलीमर की सिंथेसिस कैसे करते हैं। पॉलीमर सिंथेसिस, पॉलीमर सिंथेसिस में दो देखिएगा, आमतौर पर ये दो तरीके के हम लोग पॉलीमर के अक्रॉस आते हैं। एक जिसमें स्टेप ग्रोथ होती है, ये आमतौर पर आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में देखेंगे, और एक में होती है चेन ग्रोथ। स्टेप ग्रोथ के अंतर्गत क्या होता है, जैसे ये सपोज करिए एक आपका मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल आपका ये है, तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल आपको बना देगा। ये मोनोमर है और ये भी मोनोमर है, ये दोनों मॉलिक्यूल मिल करके आपका एक डाइमर बना देंगे। ठीक, इस तरीके से ये आपका एक डाइमर बन गया।
तो ये स्टेप ग्रोथ हो गया। एक स्टेप में, स्टेप ग्रोथ में क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल आपके बनते चले जाते हैं। द रिएक्शन इज नॉट वेरी फास्ट, और ये लास्ट में जा करके पता चलता है जब रिएक्शन एंड होता है, उस वहां पर जाकर के करीब 90 या मोर देन 90% इसके अंदर पॉलीमराइजेशन हो पाता है। ये शुरू में इसका पॉलीमराइजेशन इतने बड़े मॉलिक्यूल का नहीं होता है, ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़ते रहते हैं। पता चल रहा है 4 मॉलिक्यूल इसके, 4 मॉलिक्यूल उसके शुरू में जुड़ गए, फिर 10 मॉलिक्यूल इसके और 10 मॉलिक्यूल इसके कहीं पर जुड़े। तो इस प्रकार ये थोड़े थोड़े ग्रुप में बनाते रहते हैं, और उसके बाद से ये आपस में कंबाइंड होकर के बड़े मॉलिक्यूल लास्ट में जाकर के आपको देते हैं। ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, जिसमें आमतौर पर ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपका आता है। जैसे ये डाइमर है, फिर इस डाइमर के साथ जुड़ा, या ये डाइमर है एक मोनोमर के साथ जुड़ गया, तो इस प्रकार ये डाइमर के साथ जुड़ करके ये टेट्रामर बना, और इसके साथ जुड़ करके ये ट्राइमर बन गया। इस प्रकार ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल ये बनते चले जाते हैं। वो छोटे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद से लास्ट में जा करके ये मॉलिक्यूलर वेट इनका पूरा आ पाता है। ठीक है। और चेन में क्या होता है, चेन या एडिशन पॉलीमराइजेशन, चेन वो कंडेंसेशन ऊपर वाला करीब करीब हो जाता है, और ये चेन या एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसमें हम लोग कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट आपका इमीडिएटली मिल जाता है। जैसे आपने पॉलीविनाइल क्लोराइड में देखा, विनाइल ग्रुप जी, जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो आपको इमीडिएटली हो सकता है कि मोर देन 90% पॉलीमराइजेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको मिल जाए। तो इस केस में ये रहता है कि आपको बड़ा मॉलिक्यूल तुरंत मिल जाता है, रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये दोनों ही पॉलीमराइजेशन के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज हैं। इसमें हमारे यहाँ इसके अंतर्गत ये दोनों ही पॉलीमर आपको मिलेंगे जब आपका कोटिंग का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन आपको जो बेकिंग फिनिश होती है या रेडिएशन क्योरेबल कोटिंग जो होती हैं, उसके अंतर्गत आपको इस तरीके के पॉलीमराइजेशन आपको मिल सकते हैं। स्पेशली बेकिंग फिनिश के अंतर्गत ये आपको ज़्यादा मिलते हैं। और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन आपको रेडिएशन क्योरिंग में या थर्मोप्लास्टिक मटेरियल वगैरह में या थर्मोसेटिव मटेरियल वगैरह में ये आपको मिल सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों ही पॉलीमर आपको पेंट टेक्नोलॉजी या वार्निश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इसके अंतर्गत जैसे इसमें तो रिएक्शन ऐसे आपका हो गया। एडिशन पॉलीमराइजेशन में देखिए रिएक्शंस कैसे होते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में आमतौर पर ये 3 स्टेप्स पॉलीमराइजेशन होता है, अगर आपको ध्यान हो। इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड थर्ड हो गया टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन में क्या होता है, सपोज करिए कोई आपका इनिशिएटर लिया, एक इनिशिएटर होता है। इनिशिएटर क्या होते हैं, जो टूट करके फ्री रेडिकल बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेंजोइल पेरोक्साइड, अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो बेंजोइल पेरोक्साइड का, तो ये आपका बेंजोइल पेरोक्साइड है। ये एक इनिशिएटर है। ये इनिशिएटर थोड़ा सा भी हीट पाने पर ये टूट जाता है। जब ये टूटता है तो इसमें एक फ्री रेडिकल आपको मिल जाता है इस तरीके से। ये आपका ये इनिशिएटर टूटने के बाद से यहाँ से ये टूटता है, ये बन गया, या ये आपको दे देता है ये आपका एक इनिशिएटर हो गया। इसको हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं। ये इनिशिएटर क्या करेगा, किसी मोनोमर के साथ ये एक फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। कैसे ये फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, सपोज करिए कि ये इनिशिएटर आई इसको डिनोट कर रहे हैं। ये आपका एक मोनोमर लिया ऊपर, जैसे हमने आपको बताया था, सपोज करिए यही आपने मोनोमर ले लिया। ये एक मोनोमर है, इसके साथ रिएक्शन किया। इसके साथ रिएक्शन करने के बाद से चूंकि ये इनिशिएटर में फ्री रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो ये इसका ये बांड टूटता है, एक बांड, ये बांड टूट करके CH2 CH
ये एक फ्री रेडिकल यहाँ पर बना दिया, ठीक है, ये नहीं है, ये यहाँ पर। तो इस तरीके से ये एक फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। ये एक फ्री रेडिकल हो गया किसका, विनाइल का। किसने बनाया, ये फ्री रेडिकल बनाया आपने, इनिशिएटर ने। अब ये आगे चल करके नेक्स्ट स्टेप प्रोपागेशन के अंतर्गत आता है। प्रोपागेशन में क्या होता है, प्रोपागेशन में दूसरा आपका हो गया प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में क्या होता है कि ये जो आपका ICS आई के साथ जो आपका ये जुड़ा हुआ है, ये विनाइल के ही, विनाइल क्लोराइड के ही दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके ये आपका मॉलिक्यूल बना दिया। और ये रिएक्शन इस प्रकार से चलता चला जाता है, इस विनाइल मोनोमर के साथ ये रिएक्शन करता चला जाता है, और इस प्रकार ये लंबी सी चेन बना देती है। तो दिस इज प्रोपागेशन, प्रोपागेट होता रहता है ये रिएक्शन। और तीसरी स्टेप्स है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है कि हम इसको टर्मिनेट करते हैं जितनी हमें मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। सपोज करिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड गिव्स वेरी हार्ड रेजिन, इट कैन गिव यू अ पॉलीमर आल्सो। तो अगर आप इसके मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाते चले जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाएगी और इसके एडिशन प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, इसकी रेजिनेंस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हमें अपने पेंट के लिए इसके रिएक्शन को कहीं ना कहीं टर्मिनेट करना पड़ेगा, जिससे कि इसकी सॉल्युबिलिटी बनी रहे या डिस्पर्सिबिलिटी बनी रहे या एडिशन ये दे सके, रेजिनेंस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके। तो इसलिए हम इसको टर्मिनेट करते हैं। तो टर्मिनेशन के कई तरीके होते हैं, जिसमें एक सिंपल सा तरीका हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। बाकी का डिटेल कभी पॉलीमराइजेशन पर क्लास होगी तो उसमें आपको बाकी का डिटेल बताया जाएगा। तो इसके अंतर सपोज करिए यही मॉलिक्यूल है या यही मॉलिक्यूल है जिसके अंतर्गत आपके N ये बन गए। सपोज करिए ये आपकी N यूनिट है, इसके साथ आपका दूसरी यूनिट इसी तरीके से आपकी ले लीजिए जो फ्री रेडिकल के रूप में है, ठीक, ये इसके साथ जुड़ जाएगी और इस प्रकार जुड़ करके ये टर्मिनेट कर देगी, रिएक्शन को आपका टर्मिनेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, कहीं से भी अगर इस मॉलिक्यूल को, इस पॉलीमर को जो इतना बड़ा हो चुका है, अगर इसको हाइड्रोजन एटम मिल जाता है तो ये हाइड्रोजन एटम इसको सेटिस्फाई कर देगा रिएक्शन को और ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी गेट द एडिशन पॉलीमर। पॉलीमर बनाने के ये इसके तरीके हो गए, ठीक है। अब कितने तरीके, व्हाट आर द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, हम लोग इसको पॉलीमराइजेशन को किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जिसको कि मोड और मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसमें आपका बल्क पॉलीमराइजेशन, बल्क पॉलीमराइजेशन, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, और तीसरा आपका हो गया सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन, और चौथा हो गया इमल्सन पॉलीमराइजेशन। ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, रॉ मटेरियल, विभिन्न चीज़ों पर ये पॉलीमराइजेशन हम लोग लेते हैं कि किस तरीके से पॉलीमराइजेशन हम करें जिससे कि हमारे एंड प्रोडक्ट में, हमारे पेंट में इसका इस्तेमाल हो जाए। जैसे कि आप लोग देखते होंगे दीवारों पर लगाने वाला जो पेंट होता है वो इमल्सन के भी नाम से आता है, या उसको हम लोग जो बनाते हैं एक्रिलिक इमल्सन बनाते हैं। एक्रिलिक इमल्सन जो है हम लोग इमल्सन पॉलीमराइजेशन की मेथड से बनाते हैं। वैसे इसमें शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते रहे हैं। बल्क पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इसके अंदर इनिशिएटर और जो मोनोमर होते हैं ये एक सोल्यूशन फॉर्म में रहते हैं, और ये एक सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये पूरा सोल्यूशन जो है आपस में पॉलीमराइजेशन होने लगता है और होने करके एक आपको मास दे देता है, एक पॉलीमर दे देता है।
ठीक है। इसके अंदर दोनों ही लिक्विड अवस्था में है। सपोज करिए कि आपने एक शहद है, शहद के अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाला, पानी को थोड़ी देर के लिए इनिशिएटर मान लीजिए, शहद को आप मोनोमर मान लीजिए। जब दोनों का जब गर्म करें, सपोज करिए रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद से वो पानी जो है उस मोनोमर के साथ, मतलब इनिशिएटर और मोनोमर आपस में रिएक्शन करके फ्री रेडिकल बनाए, फ्री रेडिकल का पॉलीमराइजेशन हुआ और आपको एक मास के रूप में मिल गया। तो इस प्रकार के जो पॉलीमराइजेशन होते हैं, इसमें बल्क पॉलीमराइजेशन होते हैं। ये रिएक्शन को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें पॉलीमर की साइज को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसमें कुछ अपने इसके ड्रॉबैक हैं, कुछ एडवांटेज हैं। सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत जो आमतौर पर साइज होती है, इसमें 0.01 से 1 ये साइज इसको लेकर के हम लोग इसके मोनोमर को सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड करने के बाद से किसी लिक्विड में जिसमें कि ये सॉल्युबल ना हो, उसमें सस्पेंड की अवस्था में रखते हैं। रखने के बाद से उसमें पॉलीमराइजेशन कराते हैं। कराने के बाद से हमें ये मॉलिक्यूल साइज आपको आमतौर पर मिल जाती है, बड़ी मॉलिक्यूल साइज होती है जो सस्पेंशन की अवस्था में रहती है। तो इसको हम लोग सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन के अंतर क्या होता है, सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत हम लोग ऐसा मोनोमर लेते हैं जो किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होता है और उसी में इनिशिएटर डाल करके उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो जो फाइनल पॉलीमर हमें मिलता है वो एक सोल्यूशन के फॉर्म में मिल जाता है एक सॉल्वेंट के अंतर्गत, तो उसको हम लोग सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इमल्सन पॉलीमराइजेशन के अंतर्गत जो पार्टिकल साइज होती है ये आपकी काफ़ी छोटी होती है, 0.1 माइक्रोन मीटर, इससे भी छोटी आपकी पार्टिकल साइज हो जाती है। और इसमें ये और सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में पार्टिकल साइज का बेसिक डिफरेंस होता है। इसके अंतर्गत भी मोनोमर ऐसा लेते हैं जो पानी में, इमल्सन में एक चीज जरूरी है कि इसमें जो भी रिएक्शन होगा दैट विल बी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर बिकम्स अ कंटिन्यूअस फेज। और इसके अंतर्गत मोनोमर हम लोग लेते हैं जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, और उस मोनोमर को आप फिर हम लोग जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो धीरे धीरे वो एक इमल्सन बना देता है। तो इस प्रकार से ये 4 मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो ये एक पॉलीमराइजेशन का आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि पॉलीमराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, या पॉलीमर क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, फंक्शनलिटी क्या होती है, पॉलीमराइजेशन कैसे तैयार किया, पॉलीमर कैसे बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन के क्या क्या प्रोसेस। अब हम लोग आते हैं रेजिन्स के ऊपर। रेजिन्स की डेफिनेशन अगर हम लोग कहें तो रेजिन्स की डेफिनेशन एक सिंपल, जैसे आयल को आपने कहा था आयल इज अ ट्राइग्लिसराइड ऑफ फ्री फैटी एसिड, रेजिन्स की डेफिनेशन हम इस तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो रेजिन्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, रेजिन्स को हम लोग डिफाइन करते हैं रेजिनस स्टेट के ग्राउंड के ऊपर। इसके स्टेट होते हैं एनी मटेरियल विच इज हैविंग दिस स्टेट कैन बी नोन एज रेजिन। जैसे आप इसको सबसे पहले हो गया फिजिकल कंडीशन, रेजिन कैन बी हार्ड, ब्रिटल, सॉलिड, सॉलिड टू विस्कस लिक्विड। ये हो सकता है कोई भी मटेरियल। अ मटेरियल विच यू कैन कॉल एज ए रेजिन कैन बी ऑफ एनी ऑफ दिस टाइप। ठीक है। दूसरा, सॉफ्टन ऑन हीटिंग, हीट करने पर जो थोड़ा सा मेल्ट करे, और कूल करने पर वापस हार्ड हो जाए, या विस्कस लिक्विड अगर है तो विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ये प्रॉपर्टी हो सकती है। ये मटेरियल आपके कन्वर्टेबल और या नॉन कन्वर्टेबल हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप नाइट्रोसेलुलोज ले या कोई प्लास्टिक ले, तो प्लास्टिक को अगर आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर मेल्ट कर जाएगा, फिर ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर वापस वो अपनी पोजीशन में चला आएगा। तो ऐसे इनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। और थर्मोसेटिंग मटेरियल जो कि एक बार अपनी स्थिति को बदल दिया, जिसमें केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, दैट दोज आर कॉल्ड कन्वर्टेबल मटेरियल। तो ये कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में हीट की जरूरत पड़ती है, जहाँ हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आयल, आयल इज अ कन्वर्टेबल मटेरियल। Okay. They can form a continuous film. Continuous film when applied on a surface, किसी भी surface के ऊपर जब हम लोग कोई पेंट लगाते हैं
तो इस पेंट में या ये खाली वार्निश की लेयर या बाइंडर की लेयर या रेजिन की लेयर भी लगाते हैं, तो इस शुड फॉर्म अ कंटिन्यूअस फिल्म, इसको एक देना चाहिए सूखने के बाद से। जब इसमें से सॉल्वेंट उड़ जाए तो सॉल्वेंट उड़ने के बाद से द रेजिन शुड फॉर्म अ कंटिन्यूअस फिल्म। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेजिन्स की। ये ऑर्गेनिक आमतौर पर होते हैं नेचर में। दे शुड गिव अ क्लियर मिक्सचर, इसके अंतर्गत हेजीनेस नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर हेजी है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई सस्पेंडेड सॉलिड है। दे शुड बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसके अंतर्गत ये सॉल्युबल होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टी जब किसी मटेरियल के अंतर्गत होती हैं तो हम लोग उसको रेजिन कहते हैं। जैसे कि आप इसे कह सकते हैं जैसे कि गम होता है, जो घरों में हम लोग गम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, गम और रेजिन। तो गम के अंदर भी बहुत सारी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन केवल एक प्रॉपर्टी जिसमें कि ये रेजिन से डिफर करता है, जैसे गम को जब आप गर्म करेंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा, ये चार हो जाएगा। और रेजिन को जब आप मेल्ट करेंगे तो ये जब आप हीट करेंगे तो ये मेल्ट होगा, ये सॉफ्ट होगा, और इसको हीट करने पर ये चार हो जाता है। गम्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल रेजिन्स आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये दोनों में ऐसे अंतर होता है, बाकी की बहुत सारी प्रॉपर्टी दोनों की सेम हो जाती है। तो इस प्रकार ऐसे मटेरियल जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग रेजिनस मटेरियल के नाम से या रेजिन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि रेजिन जो होती हैं ये दो तरीके की होती है। एक होती है नेचुरल रेजिन और एक होती है सिंथेटिक रेजिन। ठीक है, तो ये देखिए कि नेचुरल रेजिन आपकी क्या होती है। अगर नेचुरल रेजिन्स को आप ध्यान से देखें तो नेचुरल रेजिन्स के जो सोर्स होते हैं, सोर्स के आधार पर या तो ये देखिए पेड़ों से निकाली जाती है, जो लाइव ट्री होते हैं। लाइव ट्री से अगर निकाला जाता है तो इसको हम लोग रिसेंट टाइप बोलते हैं। या ऐसे पेड़ जो कि थोड़े समय पहले जमीन में गिरे हों और जमीन में उसके ऊपर फिर मिट्टी विट्टी आ गई हो, जमीन में वो दब गए हों, थोड़े बहुत लंबे समय के नहीं हों, तो उनको हम लोग बोलते हैं। तो उससे जो रेजिन निकाली जाती है उनको सेमी फॉसिल कहते हैं। और एक होती है फॉसिल, अर्थात ऐसे पेड़ जो काफी पुराने हो गए हों, जमीन में गड़े हुए हों और काफी पुराने हो गए हों, और उससे जब हम लोग रेजिन निकालते हैं तो उनको हम लोग फॉसिल सोर्स कहते हैं। सेमी फॉसिल, रिसेंट टाइप, सेमी फॉसिल टाइप और फॉसिल टाइप, ये आपके नेचुरल रेजिन्स के टाइप हो गए। अब कौन कौन सी नेचुरल रेजिन्स होती हैं इनको जरा हम जानते हैं। कि हमने आपको बताया जैसे कि नेचुरल रेजिन का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड होता है। अब इसकी वजह एक तो ये रहती है कि जो हमें परफॉर्मेंस चाहिए होता है, नेचुरल रेजिन वो परफॉर्मेंस सब जगह नहीं दे पाती है। कुछ जगह जहाँ पर वो देती है वहाँ हम लोग थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि नेचुरल रेजिन के सोर्स जैसे हमने आपको बताया कि ये आमतौर पर पेड़ होते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बिटुमिनस वगैरह लेते हैं, और या फिर आपके मिनरल्स होते हैं। तो और ये सब जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। तो इस वजह से जो है हम नेचुरल रेजिन का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, हम लोग सिंथेटिक रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल रेजिन्स में हम लोग देखें कि हमारे पास कौन कौन सी नेचुरल रेजिन्स हैं जिनका कि हम लोग इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखिएगा तो रोजिन हो गई, जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। दीज आर द नेचुरल रेजिन विच आर बीइंग यूज्ड एट वन और मोर देन वन प्लेसेज। रोजिन हो गई, शैलेक हो गया आपका, CnSl हो गया, बिटुमिनस मटेरियल, बिटुमिन, ये आपकी वो नेचुरल रेजिन हो गई जिनका कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसी नेचुरल रेजिन
जिनका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये केवल नाम आप समझ लीजिए। अब तो खैर ये मिलनी मुश्किल हो सकता है उस कंट्री के अंदर जहाँ पर ये बिलोंग करती हो वहाँ पर थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल होता हो, जैसे कॉन्गो हो गई, कौरी हो गई, मैनिला, डामर, बाटू, सेंड्रिक। सेंड्रिक थोड़ा बहुत इंडिया में भी पाया जाता है लेकिन इसका रेजिन के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। मास्टिक। इस प्रकार ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पॉपुलर नेम है, जो नेचुरल रेजिन के नाम है, जो कि अलग अलग जगह पर आपके मिलती हैं। जैसे ये बेल्जियम में ये मिलता है, कौरी आपकी न्यूजीलैंड के अंदर कौरी पाई जाती है ज़्यादातर, और मैनिला आपकी ईस्ट इंडिया में मिलता है, और डामर आपका होता है बटाविया। इस प्रकार अलग अलग कंट्री में ये सब रीजन आपकी मिलती हैं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल न के बराबर है, ऑलमोस्ट नील है ये। अब हम लोग बहुत पहले इस्तेमाल करते थे लेकिन अब हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन्हीं रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम लोग अगले लेक्चर में रोजिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रोजिन का सोर्स पेड़ होता है, शेल का सोर्स इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़ों वगैरह से बनता है। CNSL का सोर्स आपका जैसे ये CNSL होता है केशिव नट शेल लिक्विड, ध्यान से देखिएगा। केशिव काजू के नट, काजू का जो नट होता है उसके ऊपर जो शेल होता है, काजू का जो शेल होता है जिसके अंतर्गत काजू पाया जाता है, उस शेल में एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड को जब निकाल करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये वैसे इसका अच्छा इस्तेमाल है क्योंकि कलर इसका डार्क होता है, इसलिए कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर कि डार्क कलर को हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं वहाँ पर इस रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ विशेष प्रॉपर्टी होती है उसके लिए करते हैं। वैसे ये एडहेसिव में भी काफ़ी यूज होता है इसका। और बिटुमिनस मटेरियल में जैसे आपका एसफाल्ट वगैरह हो जाता है, तो इन सबों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी डार्क कलर के होते हैं, बिटुमिन और बिटुमिनस मटेरियल ये दोनों ही डार्क कलर के होते हैं। एसफाल्ट का जो इनका जो सोर्स होता है ये आपका आमतौर पर फॉसिल होता है, और बिटुमिन का जो मटेरियल होता है ये मिनरल या पेट्रोलियम इसका सोर्स होता है। ठीक है, CNSL का सोर्स आपका वेजिटेबल हो गया, शेलेक आपका इंसेक्ट हो गया, रोजिन आपका पेड़ों से मिल जाता है। तो इस प्रकार ये डिफरेंट जो नेचुरल रेजिन हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं वो इस तरीके से इनके सोर्सेज हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी CNSL से लगाए हुए बिटुमिन तक ये सारे के सारे डार्क कलर में अवेलेबल हैं, और इसके अंदर कुछ विशेष प्रॉपर्टी होती है। जैसे CNSL से जो हमें रेजिन मिलती है ये आपका कन्वर्टेबल टाइप की फिल्म दे देती है, अर्थात ये थर्मोसेटिंग टाइप का इसका थोड़ा सा नेचर होता है। बिटुमिनस मटेरियल, ये दोनों ही बिटुमिन और बिटुमिनस मटेरियल ये थर्मोप्लास्टिक नेचर में होते हैं, गर्म करने के ऊपर ये पिघल जाते हैं। जैसे आमतौर पर देखा हुआ सड़कों वगैरह के ऊपर हम लोग जिसको आप कोलतार वगैरह भी कहते हैं, दैट इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ बिटुमिनस मटेरियल, जिसको कि जब गर्म करते हैं तो थोड़ा मोल्टेन स्टेज पर आ जाता है, उसको लगा करके फिर उसको। लेकिन इसके अंदर जो विशेष प्रॉपर्टी होती है दैट इज वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। इनकी वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। कलर यद्यपि डार्क होता है लेकिन वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी होती है, और बाकी की बहुत सारी प्रॉपर्टी इसकी होती है जो कि हमारे सिंथेटिक रेजिन में उससे ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको रिप्लेस हम लोग उससे वहाँ पर कर देते हैं। लेकिन कुछ जगह पर अभी भी करते हैं, जैसे कई बार सीमेंट वगैरह के सरफेस के ऊपर, उस सीमेंट के सरफेस में मॉइस्चर न जाए उसके लिए हम लोग इन सब मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एसफाल्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल इसमें एक और होता है गिल्सोनाइट करके। इसका इस्तेमाल बहुत पहले जो है ब्लैक जापान के रूप में होता था, कहते थे इसे। और इसका जो साइकिल ब्लैक है, ये जो साइकिल आप देखते होंगे अब तो डिफरेंट कलर की साइकिल आने लगी, पहले साइकिल के ऊपर जो कलर होता था वो आमतौर पर ब्लैक होता था, और ये ब्लैक कलर इसी रेजिन से बनाया जाता था क्योंकि इसका वाटर रेजिस्टेंस वगैरह बहुत अच्छा होता था। तो इस प्रकार ये नेचुरल रेजिन्स कि ये कुछ हमारे पास मटेरियल हैं जिसमें हम लोग रोजिन का डिटेल इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है, और काफ़ी मॉडिफिकेशन भी है रोजिन की।
जिसकी वजह से हम इसको आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ जो रेजिन होती हैं, इस रेजिन की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसके ग्राउंड पर हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। रेजिन के कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे कि अपीयरेंस कैसा है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है या विस्कस लिक्विड है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है अर्थात कार्बोक्सिल ग्रुप कितना है इसके अंतर्गत, COOH एसिड वैल्यू क्या है अर्थात फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप कितना है, कैसा कलर है इसका, इसमें स्मेल कैसी है, ऑर्डर कैसा है, हार्डनेस कैसी, बहुत हार्ड है या सॉफ्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट या सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको कि हम लोग टेस्ट करते हैं और इसके ग्राउंड के ऊपर हम लोग इस रेजिन को सेग्रीगेट करते हैं। इसमें आप नेचुरल रेजिन्स के अंतर्गत एक और रख सकते हैं, आप रबर रेजिन्स को भी रख सकते हैं। ये रबर के प्लांट से मिलता है, लेटेक्स के रूप में मिलता है और इसको यूज करते हैं। एक और वैसे कॉटन से हमें प्राप्त होता है, उसको भी आप डाल सकते हैं। वैसे कॉटन से हमें नाइट्रोसेलुलोज इसका भी इस्तेमाल काफ़ी होता है, इसको हम लोग ले सकते हैं। इस प्रकार ये नेचुरल रेजिन्स हमारी हो जाती हैं जिसको कि हम लोग आगे चल करके डिटेल में डिस्कस करेंगे।